चलिए शुरू करते हैं। आज इतिहास कक्षा 8 का पाठ नंबर 4, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युग 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी को पकड़ बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुँचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में मापदंड निश्चित किया जाए तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट या धारा बनाए गए। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों में एक अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया और व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद में कुछ चार्टर एक्ट पास किए गए जो कि निम्नलिखित हैं। एक्ट, वर्ष और उनके अधिकार। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों को फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजों का राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन गया। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे: नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था।
ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाद से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिलों की अदालत की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था के कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु वे आरोपियों और भारतीयों के लिए कानून समाप्त नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। अंग्रेजी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भलीभांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 में नागरिक सेवा भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान विज्ञान तकनीक आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। हमें पता चला कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोगों का ज्ञान भर कर सकती है, और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों और उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। कलकत्ता में 11 दिसंबर 1823 को राजा राम मोहन द्वारा यह बात लिखी गई। उधर अंग्रेज सरकार को समझने लगे थे कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 ईस्वी में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षक की मांग बढ़ती गई। भूमि सुधार। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गाँव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए, और यदि मालगुजारी वसूल करने का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। स्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वालों को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु स्वामित्व तभी तक रहता है जब तक वे मालगुजारी देते रहते। उन्हें जमीन जोतने, बोने, काश्तकारों को हटाने, उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और प्रांतों में प्रारंभ की गई। रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। महलवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गाँव के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महलवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वालों से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल यानी सूत कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करके ले आते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता, और वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए। इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। कुछ शब्दावलियाँ। एक्ट या धारा। किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून। लगान का अर्थ कृषि भूमि पर लगने वाला कर। इस तरह यह पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।